अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक ने एक बार फिर ख़त लिख दिया है इलेक्शन कमीशन को। क्या इलेक्शन कमीशन स्पीकर के ख़त के ऊपर अमल दरामद करते हुए मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमाए इस्लाम और दीगर जमातों में तकसीम कर देगा, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करते हुए ये मखसूस नशिस्तें PTI को देगा? क्या इलेक्शन कमीशन का जो इजलास है वो उसमें फ़ैसला क्या होगा, इसके हवाले से तफसीलन बात करेंगे कि आने वाले दिनों में इस पे क्या आउटकम इसका निकल सकता है। स्पीकर के ख़त का तफसीलन इस पे बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे जजेस के पास 2 ऑप्शंस हैं आइनी तरमीम मंजूर होने के बाद। वो 2 ऑप्शंस कौन सी हैं, और अगर जजेस की तरफ से मुस्तफ़ी होने का जो जिस तरह PTI की तरफ से भी एक बयानिया चलाया जा रहा है कि जज मुस्तफ़ी हो सकते हैं और उसके बाद भरपूर एक तहरीक चलाई जाएगी, क्या वाकई इस तरह की कोई तहरीक चलने के इम्कानात हैं, या फिर ये जो कि जजेस की तरफ से इलेक्शन जो 8 फरवरी के थे वो उनको नल एंड वॉइड करार दिया जा सकता है। तफसीलन इसके ऊपर भी बात करेंगे कि जुडिशरी के अंदर आगे सिनारियो क्या बनने जा रहा है। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे अली अमीन गंडापुर की जो मिसिंग होने का जो दौरानिया था उसकी कंट्रोवर्सी बजाय इसके कि ख़त्म होने के दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये जो दावा किया गया था कि अली अमीन गंडापुर ISI की तहवील में थे, मारगला मेस में थे, फिर उसके बाद हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ की तरफ से ये जो एक बयान दिया गया कि अली अमीन गंडापुर अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करा के यहाँ से गए हैं। क्या वाकई अली अमीन गंडापुर ISI की तहवील में थे या नहीं थे? उनको फ़रार कराने में किसने मदद की है, इस पे तफसीलन बात करेंगे। और इसके साथ साथ आखिर पे कुछ मुस्बत ख़बरें जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा कि जो पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में बड़ी बेहतर जो इशारे और बेहतर जो ख़बरें सामने आ रही हैं उस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की तरफ से। आपको याद होगा कि पिछले महीने एक ख़त लिखा गया था इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी जो बिल था उसके बाद ये तमाम मखसूस नशिस्तें ये तमाम उन सियासी जमातों को दी जाएँ जिनको पहले अलॉट की गई थी, और PTI को ना दी जाएँ, क्योंकि उन्होंने ना तो इलेक्शन में बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी के हिस्सा लिया था और ना ही इस हवाले से उन्होंने कोई मखसूस नशिस्तों की फ़हरिस्तें जमा कराई थी। उसके बाद हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड का रोल भी सुप्रीम कोर्ट ने अदा किया, इलेक्शन कमीशन का रोल भी सुप्रीम कोर्ट ने अदा किया। पॉलिटिकल पार्टी का इस तरह के उन्होंने तमाम तर ये जो 80-81 PTI के अरकान थे कौमी असम्बली के, उनको एक जैसे पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह एक टिकट अलॉट करते हुए उनको अपने पार्टी के अरकान डिक्लेयर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने वही किया कि ये तमाम इनको 80-81 जो PTI के अरकान हैं इनको PTI का समझा जाए, बजाय इसके कि उसमें से 39 अरकान ने PTI के टिकट से या PTI का हलफनामा जमा कराया था, जबकि 41 जो अरकान थे उन्होंने आज़ाद के तौर के ऊपर इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इन सब को PTI का डिक्लेयर किया, गोया उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह के तौर के ऊपर ये सारा अपना एक काम सर अंजाम दिया। फिर उसके साथ साथ उन्होंने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का भी ये उस हवाले से फ़ैसला दिया कि इनकी ये जो बॉडी थी PTI की, यानी जो तंजीम थी PTI की, वो पिछली बॉडी कंसीडर करते हुए ये सारा जो है वो इसको मखसूस नशिस्तें अलाट करने के हवाले से वो किया जाए। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो काम होता है इलेक्शन कमीशन का होता है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को रेगुलेट करती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो भी अपने हाथों में लेते हुए ये एक अपने फ़ैसले में ये उसको PTI को टिकट सीटें अलॉट करते हुए ये फ़ैसला दे दिया। तो ये तमाम तर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आया, उसके बाद फिर हमने देखा कि जो पार्लियामेंट ने कानून साजी की और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल में ये जो एक एम्बिग्विटी थी ख़ास तौर के ऊपर कि कोई भी जो रुकन है कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली का, वो 3 दिन के बाद जो अपना हलफनामा है वो जमा नहीं करा सकता। और उसके साथ साथ जो दूसरा भी इस हवाले से कि जो मखसूस नशिस्तों के लिए एक तो फ़हरिस्त टाइमली देनी पड़ती है, जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उसके साथ साथ, तो ये उसके बाद जब ये स्पीकर की तरफ से एक वो ख़त लिखा गया था तो हमने देखा कि उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। 7 दिन कोई इलेक्शन कमीशन का पहले इजलास चला था,
یہی بتایا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن کے آئینی اور قانونی جو ماہرین ہیں وہ بریف کر رہے ہیں کہ جو اسپیکر کا خط ہے اس کے حوالے سے کیا وہ عمل درآمد اس کے اوپر کیا جا سکتا ہے یا نہیں. پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ڈسکشن الیکشن کمیشن کے اندر جاری رہی کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. نہیں کریں گے تو اس کے اوپر کیا توہین عدالت لگ سکتی ہے یا نہیں. ہم نے دیکھا 7 دن یہ اجلاس جاری ہے. اس کے بعد فائنلی یہ کیا الیکشن کمیشن کی طرف سے فیصلہ کیا گیا کہ وہ دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے اور ان سے پھر انہوں نے ایک کلیریفیکیشن مانگی ہے یا جو ایک ایڈوائزری ریفرنس کے طور کے اوپر کہ اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے ہمیں بتائیں کہ کیا کیسے کیا جا سکتا ہے. جبکہ جو سپریم کورٹ نے اس میں کلیئر کٹ کہا تھا کہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جاتا. تو اب یہ جو سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں والا تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا ہے. اب اس پہ بھی ایک بڑا ٹائم گزر گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. کل جب یہ الیکشن کمیشن کو اسپیکر قومی اسمبلی نے دوبارہ خط لکھا ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل درآمد کریں کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو سربراہان ہیں وہ بھی جو پارٹیز کی کمپوزیشن ہے خاص طور کے اوپر قومی اسمبلی کے اندر اس کے حوالے سے پریشان ہیں تو آپ اس کے اوپر عمل درآمد کریں. اس پہ اب جو میری اطلاعات ہیں میں نے آج اس حوالے سے مختلف اپنے جو ذرائع ہیں الیکشن کمیشن میں ان سے پوچھا ہے کہ کیا اس کے اوپر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے جو اسپیکر کی طرف سے خط لکھا گیا ہے یا نہیں. تو اس پہ میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر اسپیکر کے خط کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوتا تو وہ آلریڈی پہلے ہی خط کے اوپر عمل درآمد کر چکے ہوتے. لیکن اس ٹائم کیونکہ الیکشن کمیشن دوبارہ سے سپریم کورٹ گیا ہوا ہے تو اس لیے اسپیکر کے اگر خط کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ اس حوالے سے پھر توہین عدالت ہے یا کوئی بھی لیگل جو ایک کارروائی ہے وہ الیکشن کمیشن کے اوپر کر سکتی ہے. اس لیے فی الحال الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ مخصوص نشستوں پہ کوئی فیصلہ نہیں لیا جائے گا نہ اسپیکر کے خط کے اوپر اور نہ ہی سپریم کورٹ کی جو تفصیلی ججمنٹ تھی اس کے اوپر لیا جائے گا. یہ ویٹ اینڈ سی والی پالیسی اپنائی جائے گی الیکشن کمیشن کی طرف سے کیونکہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے سپریم کورٹ کو اپروچ کیا گیا ہے اس کا بھی انتظار کیا جائے گا کہ وہاں سے کیا جواب آتا ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں فی الحال کوئی اتنی بڑی کوئی ڈیولپمنٹ یا پیش رفت الیکشن کمیشن کی طرف سے نہیں نظر آ رہی انلیس کہ حکومت کی طرف سے جو آئینی ترمیم ہے وہ ٹیبل ہو جاتی ہے اور یہ شور ہو جاتے ہیں کہ جو حکومت ہے یہ آئینی ترمیم منظور کرانے میں کامیاب ہو جائے گی اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے جا رہی ہوگی تو اس ٹائم پھر الیکشن کمیشن یہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ کر لے گا. ادروائز فی الحال ویٹ اینڈ سی والی پالیسی جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے اپنائی جائے گی اور کوئی اسپیکر کے خط کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا. بہرحال اس پہ مزید جو اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. اب ذرا بات کر لیتے ہیں جو ججز کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر سے جو آئینی ترمیم آنے کے حوالے سے ہلچل شروع ہوئی ہے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جوڈیشری کی طرف سے پھر جو پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان ہیں یا جو سیاسی لیڈران ہیں ان کی طرف سے بھی بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں. اس میں جو قابل ذکر 2 بیانات میں اگر آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں. ایک تو خواجہ آصف کی طرف سے انہوں نے ایک بار پھر یہ بات دہرائی ہے کہ سپریم کورٹ یہ جو الیکشن ہے 8 فروری کا اس کا آڈٹ کرا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے بھی انہوں نے اس حوالے سے کہا تھا کہ ان کے پاس اطلاعات ہیں کہ 8 فروری کے الیکشن کو نل اینڈ وائڈ قرار دے کے یا پھر ان کے جو نتائج ہیں اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیتے ہوئے یہ جو بازی ہے وہ پلٹی جا سکتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بیان بڑا اہم کل بلاول بھٹو زرداری نے دیا اور وہ یہ کہ کیا جسٹس منصور علی شاہ ان کو یہ کانفیڈنس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ جوڈیشری کے اندر جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے اندر ان کو کنٹرول کر پائیں گے. اب یہ جو جوڈیشری کے اندر یہ بھی آبویس ہے کہ اس ٹائم جو عدلیہ ہے اس میں 2 واضح طور کے اوپر دھڑے ہیں. ایک طرف جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے کچھ جو ہم خیال ججز ہیں سپریم کورٹ کے اندر اور دوسری طرف جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر جسٹس ستر من اللہ اور ان کے کچھ ہم خیال ججز ہیں جو کہ واضح ایک ڈیوائیڈ ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ یہ جو عدلیہ کے اندر ڈیوائیڈ ہے یہ کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ جسٹس ثاقب نثار کے دور میں یہ معاملہ شروع ہوا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جسٹس گلزار جو تھے چیف جسٹس بنے تھے تو ان کے دور میں بھی جو موجودہ چیف جسٹس ہیں
जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनको इग्नोर किया जाता रहा। इवन जजमेंट के ज़रिए उनको रोका गया कि वो इमरान खान के केसेस को ना सुने। फिर उसके बाद हमने देखा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से मुख्तलिफ़ ख़ुतूत लिखे गए। फिर जस्टिस बंदियाल का जब दौर आया तो उन्होंने भी ना सिर्फ ये कि हम ख्याल जो जजेस के बेंचेस बनाए, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस उमर अता बंदियाल, ये हर बेंच में जो ख़ास तौर के ऊपर पॉलिटिकल नौइयत के या जो पॉलिटिकल नेचर के जो केसेस थे उसमें हमेशा ये शामिल होते थे, और जो दूसरे कुछ जजेस थे उनको इग्नोर किया जाता था। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, ये इस तरह के जो जजेस थे इनको हमेशा इग्नोर किया जाता रहा। फिर हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल हुआ, और उसके बाद जो चीफ जस्टिस है उन्होंने अपने अख्तियारात डिवॉल्व किए। लेकिन फिर आइनी तरमीम का जब ये एक चर्चा शुरू हुआ और हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया तो फिर एक वाज़े तौर के ऊपर डिवीज़न नज़र आई जुडिशरी के अंदर। जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनने थे, उनको जुडिशरी के अंदर से कुछ जजेस ने भड़काया कि आपकी जो टर्म है वो शायद वो नहीं आएगी बतौर चीफ जस्टिस के, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का अगर ये टेन्योर बढ़ाया जाता है 68 ईयर तक तो इनका तो जो टेन्योर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो हर एक को अपना एक जो करियर होता है वो अजीज़ होता है। तो उसके बाद ये फिर डिवीज़न एक पैदा हो गई, और उसके बाद हमने देखा मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला आया। लेकिन ये जो डिवीज़न है वो दिन ब दिन बढ़ती गई। उस पर हमने देखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जब आया और उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर को इस कमेटी से जब हटाया गया तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बार ख़त लिख दिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को और कि उनको क्यों हटाया गया। फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 13 वजूहात बताई कि क्यों हटाया गया है जस्टिस मुनीब अख्तर को। फिर हमने देखा कि ये पीटीआई की तरफ से और इवन जो कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से ये एक बयानिया या प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि जजेस, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कामयाब हो जाती है तो जजेस मुस्तफ़ी हो सकते हैं। और इस हवाले से ये कहा गया कि ये एक बार फिर 2006-7 वाली जजेस मूवमेंट या लॉयर्स मूवमेंट शुरू हो जाएगी और हुकूमत का तख्ता उलट सकती है अगर जजेस मुस्तफ़ी हो के ये जो लॉयर्स मूवमेंट है उसको लीड किया। उस हवाले से ये मुख्तलिफ जजेस का जो अफेक्टिव्स हैं ख़ास तौर के ऊपर, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, ये इस तरह के जो लोग हैं इनके हवाले से ही ये तासुर दिया गया कि ये मुस्तफ़ी हो सकते हैं। मैंने इस हवाले से पहले भी प्रोग्राम किया था कि ये मुस्तफ़ी नहीं होंगे। अब जो दो ऑप्शन सामने आ रही हैं जजेस के हवाले से कि ये मौजूदा सिनारियो ख़ास तौर के ऊपर अगर आइनी तरमीम मंजूर होती है तो जजेस के लिए दो सिनारियो हैं। एक ये है कि इनको कोई जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है इसको चैलेंज, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और जुडिशरी इसको जो है वो नल एंड वॉइड करार दे देगी कि ये आइन के बुनियादी जो स्ट्रक्चर है उसके ख़िलाफ़ है। तो इस हवाले से एक ऑप्शन जो जुडिशरी के पास है ये है, और दूसरा ऑप्शन वही है कि ये मुस्तफ़ी हो के इन प्रोटेस्ट और फिर उसके बाद ये एक लॉयर्स मूवमेंट या जुडिशरी अदलिया की आज़ादी के लिए एक बार फिर तहरीक चला सकते हैं। अब अगर इन दोनों का देखा जाए कि क्या ये जो नल एंड वॉइड करार दिया जा सकता है आइनी तरमीम को, तो इस हवाले से ऑलरेडी कोई सुप्रीम कोर्ट में और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में पिटिशंस दायर हुई हैं, लेकिन जो चीज़ अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके हवाले से जुडिशरी कभी पहले फैसला नहीं कर सकती। और ख़ास तौर के ऊपर जो पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन हो और वो भी आइनी तरमीम हो तो उसको इस तरह जो है वो स्ट्रक ऑफ करना या नल एंड वॉइड करार देना बड़ा मुश्किल काम होता है। ख़ास तौर के ऊपर अगर इसमें कोई जो वही बात है कि बुनियादी जो आइनी जो हकूक़ हैं उनकी खिलाफ वर्जी वाज़े तौर के ऊपर नज़र ना आ रही हो, या फिर जो एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसकी खिलाफ वर्जी ना हो रही हो, तो उसको ये अदालत के लिए बड़ा मुश्किल फ़ैसला होगा कि उसको किसी भी आइनी तरमीम को इस तरह स्ट्रक ऑफ करार दे देना। और फिर जो दूसरा जो जुडिशरी के हवाले से कि क्या ये मुस्तफ़ी हो सकते हैं, तो अगर हम 2006 और 7 की अदलिया बहाली तहरीक का देखें तो उसमें शुरू में चंद मैंने इस हवाले से मुख्तलिफ जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशंस के साबिक सदूर हैं उनसे भी बात की, वो भी यही बताते हैं कि शुरू में जब ये लॉयर्स मूवमेंट शुरू हुई थी तो उस टाइम तमाम वकला ने आपस में चंदे मिला के और पैसे इकट्ठे करके ये इस मूवमेंट को शुरू किया था। फिर वो कहते हैं कि हमने देखा कि
अचानक इसमें जो है पीछे से पुश्त पनाही शुरू हो गई इन एजेंसीज़ की तरफ से। ना सिर्फ पुश्त पनाही बल्कि उसकी फंडिंग भी ये मुख्तलिफ जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदूर ये दावा करते हैं कि वो बाकायदा तौर के ऊपर फंडिंग भी उसकी खुले तरीके से शुरू हो गई थी, और यही वजह थी कि उसमें फिर एजेंसीज़ और फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ की इन्वॉल्वमेंट, ये तमाम तर जब एलिमेंट मिले तो उसके बाद ही ये लॉयर्स मूवमेंट जो है वो उसने अपना एक मोमेंटम पकड़ा था। इस टाइम जो जजेस की तरफ से या लॉयर्स की तरफ से ये मूवमेंट है, ये दरअसल इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है। तो इस्टेब्लिशमेंट जब पहले जो मूवमेंट थी उसमें इनके साथ थी, वकला के साथ। अब ये इस्टेब्लिशमेंट के अगर ख़िलाफ़ कोई इस तरह की मूवमेंट चलते हुए ये तमाम तर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदूर से बात हुई वो यही बताते हैं कि ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी जो सबसे अहम बात वो कहते हैं कि ये वकला कन्वेंशन में भी इस तरह की जो बयानबाजियाँ और ये बातें शुरू हुई, और उसके साथ साथ जो ख़ास तौर के ऊपर ये कहा गया कि लॉयर्स मूवमेंट के हवाले से, तो ये इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि अभी फ़िलहाल इलेक्शंस होने हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, तो इसलिए ये इस तरह की तुंदो तेज़ जो बयानबाजी है वो वैसे ही ये जो वकला के लीडरान हैं उनके लिए लाजमी होती है, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और दूसरा सबसे अहम बात, कल पाकिस्तान बार कौंसल जो कि वकला का सबसे हाईएस्ट फोरम है, उसकी तरफ से ये आइनी तरमीम का न सिर्फ ये कि उसकी इंडोर्समेंट की गई है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से भी उसके हवाले से ये सपोर्ट या इंडोर्स किया गया है इसको। तो ये जो जुडिशल जो मूवमेंट है ये भी इसके इम्कानात बड़े मादूम नज़र आ रहे हैं, और चैलेंज होता है और उसको नल एंड वॉइड करार देने के हवाले से ये तो देखा जाएगा कि आइनी तरमीम में शामिल कौन कौन सी शिकें हैं जिनमें तरामीम की गई हैं, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बहरहाल ये दोनों ऑप्शंस जो हैं फ़िलहाल ये काबिल अमल नज़र नहीं आ रही। इस पे जो मज़ीद अपडेट और इन्फॉर्मेशन हुई वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी के हवाले से। ये जो एक तनाज़ा है वो हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। पहले हमने देखा कि इस पे जब ये रिपोर्ट किया गया था जिस दिन ये मिसिंग हुए, ये कहा गया कि ये ISI की तहवील में है। PTI की तरफ से एक बयानिया बनाया गया कि एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को ना सिर्फ ये कि वो मिसिंग है बल्कि ये उनके ऊपर तशद्दुद और इस तरह का ये पूरा बयानिया बनाया गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगले दिन जब अली अमीन गंडापुर पेशावर पहुँचे और उसके बाद KP असम्बली गए, वहाँ पे उन्होंने अपनी जो एक कहानी बयान की कि वो 12 अजला अबूर करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, उनकी जेब में 1 रुपया नहीं था, वो पता नहीं कैसे बड़ी मुश्किल हालात से पहुँचे हैं। इस पे जो मीडिया ने पहले रिपोर्ट किया कि ये ISI की तहवील में मारगला रोड के ऊपर इस्लामाबाद में ISI का एक मेस है, वहाँ पे ये उनकी तहवील में थे। और फिर जो इस पे एक क्लैरिफिकेशन भी आई ISI की तरफ से कि वो ISI की तहवील में बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन जो ये एक क्लैरिफिकेशन आई है उसके साथ साथ जो ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा हैं इस टाइम, वो अफवाज पाकिस्तान के जो है वो जो कानूनी और आइनी तौर के ऊपर उसके सरबराह हैं, तो उनकी तरफ से ये बयान आया कि अली अमीन गंडापुर का बाकायदा सॉफ्टवेयर अपडेट करके ही भेजा गया है, इस्लामाबाद से पेशावर वापस भेजा गया है। तो इससे ये एक तासुर मिल रहा है कि वो शायद एजेंसीज़ की तहवील में थे और शायद उनके ऊपर तशद्दुद किया गया या फिर कोई उनके ऊपर सख्ती बरती गई है। यही वजह है कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट का जो पाकिस्तान में एक टर्म इस्तेमाल की जाती है। बहरहाल ये इस हवाले से जो एक कंट्रोवर्सी की गई है, मैंने अपने आपको याद हो 2 दिन पहले जो वीलॉग किया था उस पर अपने मुख्तलिफ जो ज़राए हैं उनके हवाले से आपको बताया था कि अली अमीन गंडापुर से इसमें कोई जो है वो शक नहीं है। और जो मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर कंटिन्यूसली जब वो पहले दिन ही वहाँ से चले थे तो एजेंसीज़ के साथ बाकायदा तौर के ऊपर राब्ते में थे। वो यहाँ जब उन्होंने पहली रात पड़ाव किया तो पूरी एक स्ट्रेटजी, उनका एग्जिट प्लान चाक आउट किया गया कि वो कैसे वहाँ यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे D चौक और उसके बाद वो वापस चले जाएंगे। ये सारा पूरी प्लानिंग के साथ ISI के साथ जो मुख्तलिफ इनके वो थे उसके साथ ये रजामंदी के साथ किया गया है। और ये वापस भी इनको जो भेजा गया ऐसा कोई ना तो टॉर्चर के हवाले से मेरी इतलात हैं और ना ही इस हवाले से कि अली अमीन गंडापुर कोई तवील वक्त तक जो है वो ISI की तहवील में रहे, बल्कि उसी शाम ही जिस दोपहर को ये गालबन यहाँ पे कोई 2-3 बजे यहाँ से मिसिंग हुए और उसके बाद फिर ये शाम को ही वापस चले गए थे KP हाउस से पेशावर की तरफ।
براستہ یہ جو مارگلا روڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہری پور اور اس سائڈ سے ہوتے ہوئے، تو یہ آئی ایس سی کی تحویل والی بات نہیں ہے، لیکن آئی ایس سی کی پوری کوآرڈینیشن کے ساتھ اور پوری پلاننگ کے ساتھ یہ علی امین گنڈا پور جو ہے انہوں نے یہ پورا جو دھرنے کے دوران وہ کیا گیا تھا اسلام آباد کے، یہ وہاں سے گئے تھے۔ تو اس حوالے سے یہ مختلف اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کے اوپر کوئی ٹارچر وغیرہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے میں نے جو پوچھا ہے کہ کوئی اس پہ ٹارچر وغیرہ علی امین گنڈا پور کے اوپر نہیں کیا گیا۔ بہرحال اس حوالے سے مزید جو اپڈیٹ ہوئی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب ذرا مثبت خبروں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اب کچھ جو اکانومی ہے وہ ٹریک پہ واپس آ رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ترسیلات زر جو ہیں وہ ریکارڈ آ رہی ہیں ہر مہینے کے حساب سے۔ جو پاکستان میں بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ ریکارڈ ایک اس میں تعداد میں ترسیلات زر بھیج رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر دیکھیں سعودی عرب کی طرف سے ایک وفد آج آ رہا ہے، وہ $2 بلین کی یہاں پہ سرمایہ کاری کے حوالے سے کچھ ایم او یوز وغیرہ سائن کرے گا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جو آئی پی پیز ہیں ان کے 5 آئی پی پیز کا جو کانٹریکٹ ہے وہ ختم کیا جائے گا۔ پہلے یہ ڈرایا جاتا تھا کہ اگر یہ آئی پی پیز کا کانٹریکٹ ختم کیا تو وہ بین الاقوامی جو عدالت انصاف ہے وہ اس میں چیلنج کر کے پاکستان کو بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے۔ وہ بھی ایک فہم و تفہیم کے ساتھ جو آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ وہ بات چیت کے ذریعے یہ ختم کیا جا رہا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا اسٹاک ایکسچینج بھی بہتر ہو رہی ہے۔ تو یہ اوورآل جو پاکستان کی جو معیشت کے اشاریے ہیں وہ بہتری کی طرف گامزن ہیں۔ تو پاکستان میں اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آ جائے، جو اکنامک سٹیبلٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے ایک دو سال کے اندر پاکستان ایک بار پھر سے ایک رائٹ ٹریک کے اوپر، اور جو غریب ہے ان کو نہ صرف ریلیف ملے گا بلکہ جو بے روزگار ہیں ان کو بھی روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا ہوں گے۔ تو ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ اس ٹائم پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، لیکن وہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو اس ٹائم پولیٹیکل سٹیبلٹی بالکل سوٹ نہیں کرتی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ جو اسلام آباد کا احتجاج ختم ہوا تو اس کے بعد پھر ایک اور شیڈیول انہوں نے جاری کر دیا ہے کہ وہ مزید اب یہ جو احتجاج ہے اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اب دوسرے شہروں تک۔ بہرحال یہ آنے والے دنوں میں جو ان کے احتجاج کے حوالے سے جو بھی ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا رہوں گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔